जापान में एटम बम गिराया गया था, ये हम सभी जानते हैं, हिरोशिमा में और नागासाकी में। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले अमेरिका नहीं चाहता था कि एटम बम गिराया जाए। यानी पहले अमेरिका ये भी नहीं जानता था कि एटम बम बनाया जा भी सकता है या नहीं। ये तो बहुत बड़ी कहानी है कि एक तरफ हाइजेनबर्ग थे और एक तरफ ओपेनहाइमर थे। यूएसए के लिए ओपेनहाइमर थे और जर्मनी के लिए हाइजेनबर्ग थे। दोनों ही एटम बम कौन पहले खोज करेगा इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में जर्मनी और यूएसए दोनों ही जो है एक दूसरे के ओपोनेंट थे। तो क्या हुआ कि 1945 का टाइम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो पीक पे चल रहा है एकदम। जर्मनी की हार पूरी तरह से निश्चित ही हो सकती है, क्योंकि जर्मनी को दो फ्रंट में लड़ना पड़ रहा था। यहाँ पर डी डे हो चुका था, मतलब जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से इंग्लैंड, वहाँ से यूएसए, वहाँ से फ्रांस की जो सेनाएं थी वो धीरे धीरे करके जर्मनी की तरफ आगे बढ़ रही थी। 1943 के आसपास डी डे हुआ था। और यहाँ से पूर्वी मोर्चे से जर्मनी को बहुत बड़ी हार मिल रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके मॉस्को उनके हाथ से निकल गया। स्टालिनग्राड की उनकी बहुत शर्मनाक हार हुई। करीबन 1 लाख से भी करीब उन्होंने सरेंडर करे। और धीरे धीरे करके रेड आर्मी जो थी, रशियन फोर्सेस जो थी, वो धीरे धीरे करके बर्लिन के पास आ रही थी। अब अमेरिका को लगने लगा कि जो यूरोप का जो वॉर है, वो सेटल हो जाएगा, वो हम जीत जाएंगे। रशिया भी बर्लिन के काफ़ी करीब आ चुके हैं। और उधर डी डे भी हो चुका है, उधर फ्रांस भी जीत चुका है, उधर इंग्लैंड भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। तो हम जो है यूरोपियन साइड तो हम जीत जाएंगे। अमेरिका को मेन प्रॉब्लम था जापान से, क्योंकि तब जो है जापानीज जो थे वो एकदम मतलब खूंखार टाइप के थे। अभी जो है एकदम पोलाइटली, अगर आप जापान के किसी रोड पे जाके टकरा गए किसी मतलब कोई इंसान से, अगर आपकी जान पहचान नहीं है, फिर भी वो इतना पोलाइटली आपको सॉरी सॉरी समी मसन बोलेंगे, मतलब सॉरी बोलेंगे कि तो मतलब आपको मतलब ये एहसास भी नहीं होगा कि एक टाइम पे जापान जो था एक खूंखार एक चीज़ था। एक टाइम पे जापान जो था पूरे चाइना का या पूरे कोरिया में सारी औरतों को वो सेक्स स्लेव की तरह यूज़ करता था, कंफर्ट वुमेन की तरह यूज़ करता था। अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते कंफर्ट वुमेन। हालांकि बहुत मतलब अगर आपके पास अच्छा जिगरा है तभी आप गूगल कीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अभी भी जापान ने माफ़ी नहीं मांगी। पूरे वर्ल्ड वार के दौरान इतनी एट्रोसिटी की, नानकिंग रेप किया, मतलब वहाँ पर बच्चों को पकड़ पकड़ के गला काट दिया, लड़कियों का रेप किया। तो वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं उसको। तो ये सब भी हो रहा था। तो मतलब जापान जो है पूरा साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, सिंगापुर, फिर बर्मा की जंग हो रही थी वहाँ पर इंडियन फोर्सेस के साथ, ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। तो जापान जो है बहुत ही एग्रेसिव कंट्री था। अब जो है यूएसए शिफ्ट कर गया जापान की तरफ। जब बर्लिन का सरेंडर हो गया तो यूएसए पूरी तरह जापान की तरफ शिफ्ट कर गया। अब एक चीज़ थी कि जापान जो था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक सरेंडर का कोई शब्द नहीं था। जहाँ पर जर्मनी के हर 3 में से एक सैनिक सरेंडर कर देता था, वहाँ पर जापान में करीबन 100 में से शायद एक सैनिक करता था, वो भी नहीं करता था। वो भी एक लड़ाई थी ओकिनावा। ओकिनावा एक जापान का एक मतलब बहुत ही दूर का एक आइलैंड है। हालांकि वो जापान का ही आइलैंड है, लेकिन थोड़ा सा दूर है आइलैंड। उस आइलैंड को कब्जा करने के लिए यूएसए और जापान में इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी गई, मतलब 76 डेज तक लड़ाई लड़ी गई। और करीबन पूरे यूएस में करीबन 50,000 के करीब लोग मारे गए पूरे यूएस का। और करीबन 1 लाख से ज़्यादा भी जापानीज लोग मारे गए। और वो एक बात थी कि वो सरेंडर नहीं करते थे। हम मर जाएंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब जब जर्मनी में जो था वो आप हथियार दे देते थे, वो एकदम मतलब कोई अपना जो है प्राण, मतलब वो लड़ाई लड़ाई छोड़ दो, हम जो है हम हथियार सरेंडर कर रहे हैं। जापान में वो सरेंडर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वहाँ पर लोग मर रहे थे, काट रहे थे लोगों को। अमेरिकन फोर्स जब धीरे धीरे वहाँ पर ऊपर उठी तो उनको टॉर्च, बर्निंग टॉर्च से जलाया गया।
बर्निंग टॉर्च से जलाया गया, फिर जाके उन्होंने तब भी सरेंडर नहीं किया, उनको लाशें निकाली गई, तब जाके उन्होंने मतलब वहाँ पर कब्जा किया। बर्निंग टॉर्च का मतलब है कि एक चीज़ है फ्लेम थ्रोअर नाम का। यूएसए सेना जो है, पीछे एक पेट्रोल टैंक लगती थी, पेट्रोल या शायद पेट्रोल ही था वहाँ पर, और एक फ्लेम थ्रोअर मतलब वहाँ से आग निकलती है, उसको अगर आप थ्रो करेंगे, वो थ्रो मतलब बंदूक की तरह फायर करेंगे, तो उससे जो है आग का एक फुहारा निकलता है, और उसको एकदम सामने आने वाली सभी चीज़ को एकदम जला कर राख कर देती है। उसको लेकर के उन्होंने जो है वो गुफाएं खाली की, उनको लेकर के उन्होंने जो बंकर्स थे उनको खाली किया, क्योंकि जापानीज लोग सरेंडर नहीं करना चाहते थे। जब 1945 को जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए, ये भी बोला जाता है कि हिरोशिमा में तो बम गिराए गए, फिर नागासाकी की क्या ज़रूरत थी। तो ट्रूमैन को लगने लगा कि ये जो है इतनी मतलब हमने बमबारी की, पूरा टोक्यो बोल लीजिए, कियोटो बोल लीजिए, या जितने भी जापान के बड़े बड़े सिटीज़ थे, जितने भी जापान के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, उनके ऊपर इतनी बमबारी की गई। और जापान के जो ज़्यादातर घर है वो काठ के बने होते हैं, वो ऊँट के बने होते हैं, और उसमें जो है आग बहुत अच्छे से लगती है। तो इतनी बमबारी की गई कि पूरे के पूरे शहर जो है 20 दिन 25 दिन तक जलते रहे, फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो उनको लगने लगा कि इसके ये जो है, और उनका एक मैनुअल भी था, मतलब ओकिनावा के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने आइलैंड चेन के थ्रू यूएस जो है मेन जापानीज आइलैंड में पहुंच रहा था, तब उनके एक मैनुअल ने ये कहा था कि अभी जो है, मतलब जापानीज मैनुअल की बात कर रहा हूँ, उनके मैनुअल ने ये कहा था कि अभी जो है यूएसए जो है वो पूरा जापानीज आइलैंड में कब्जा करने जा रहा है, तो हमको उनको उनके साथ फाइट करना है, और इसमें जो है हर कोई फाइट करेगा, बूढ़े बच्चे औरत सबको ही फाइट करना पड़ेगा। आपको जो है गुप्तांगों को मारना पड़ेगा। यूएसए के सोल्जर जो है ऊंचे हैं, थोड़े से लंबे चौड़े कद के हैं, तो उनके गुप्तांगों को निशाना बनाना बहुत ही आसान होगा। तो ये सब मैनुअल प्रकाशित हो रहा था, तो यूएसए को लगने लगा कि अभी जो है वॉर जो है वो लंबा खींचेगा, अगर हम जापान के ऊपर बम नहीं फेंकते हैं, अगर हम एटॉमिक बम नहीं फेंकते हैं, तो इसके बाद भी लंबा खींचेगा। तो इसीलिए उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे ऊपर बम गिराए थे। हालांकि ये भी मतलब बोला जाता है कि हिरोशिमा के बाद नागासाकी पे क्यों बम गिराया, एक ही बम ही तो काफ़ी था। तो ट्रूमैन को लगता था कि शायद वो नहीं मानेंगे, शायद वो सरेंडर तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जापानी सम्राट तब तक सरेंडर नहीं करते थे। मतलब 5 अगस्त को शायद हिरोशिमा पे बम गिराया गया, फिर 9 अगस्त को जाकर नागासाकी पे बम गिराया गया, और तब बाद नागासाकी का बम गिरने के बाद सरेंडर हुआ। तो ये भी लगता था। तो मतलब और ये भी एक बात है कि तभी भी जापानीज के मतलब डिक्शनरी में सरेंडर नाम का कोई चीज़ नहीं था, सरेंडर नाम का कोई वर्ड नहीं था। तो उनको ये बोलना पड़ा, जापानीज जो सम्राट थे हिरोहितो, उनको ये बोलना पड़ा कि हम जो है धीरे धीरे करके पीछे हट रहे हैं, धीरे धीरे करके हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है अपने हथियार डाल देंगे। तो ये बात बोलनी पड़ी, डिक्शनरी में नया बात ऐड करना पड़ा उनका। तो उन्होंने हथियार डाले धीरे धीरे करके, और जो है सरेंडर उन्होंने किया। हालांकि बहुत जाने गई, बहुत लोगों का मतलब नुकसान हुआ। फिर जाके अभी भी जापान के पास सेल्फ डिफेंस फोर्स है, मतलब अपनी सेना नहीं है उनके पास सेल्फ डिफेंस फोर्स है कि जापान प्री एक्टिव स्ट्राइक नहीं कर सकता, किसी की भी देश के खिलाफ वो जो है जंग नहीं छेड़ सकता। अगर कोई देश उनके ऊपर अटैक करता है तो जापान की सेना रिएक्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, रिएक्टिवली वो सेल्फ डिफेंस फोर्स बोलते हैं, पुलिस बोलती है उसको। तो ये भी एक चीज़ है। और वहाँ पर यूएसए के करीबन 75 अभी भी 75 से 70,000 सैनिक वहाँ पर जापान में अभी भी तैनात है। जापान में बहुत सारे यूएसए के एटॉमिक बॉम्ब्स भी तैनात हुए हैं। तो हालांकि अभी का जापान और तब के जापान में बहुत अंतर है, बहुत मतलब वो जो है तब के जापान के सम्राट के लिए, हिरोहितो के लिए हम प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। वो एक दो छोटी छोटी घटना बोल के ख़त्म करता हूँ। जब यूएस पहुंच गया था, जापान के मेनलैंड तक पहुंच गया था, उनका जो यूएसएस कैरियर जो था वो धीरे धीरे मेनलैंड की तरफ बढ़ रहा था, तब जो है जापानीज पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती थी
उसको कहते हैं कामिकाजे अटैक। कामिकाजे अटैक में क्या होता था कि वो आपको पूरा का पूरा प्लेन जो है उसमें बम भरा जाता था, और उस प्लेन को जाकर आपको उड़ाकर आपके जो शिप है, यूएसए का जो शिप है, उससे टकराना पड़ता था, और पूरा का पूरा शिप को आपको तहस नहस कर देना था। और उस अटैक में पायलट जो था प्लेन का, उसको उसका मौत हो जाता था, लेकिन फिर भी वो अटैक करता था। इसको कामिकाजे अटैक मतलब सुसाइड मिशन कहता था। जैसे मधुमक्खियाँ, उसका तुलना ऐसा किया जाता था कि जैसे मधुमक्खियाँ डंक मारती है, वैसे ही हमको भी डंक मारना है और मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो ये एक चीज़ था। और भी मतलब एक और चीज़ था कि मैंने बोला था ना कि सरेंडर का शब्द नहीं था जापानीज डिक्शनरी में, तो उसके लिए एक जो ऑफिसर था 29 साल तक लड़ता रहा। 29 साल तक कंटिन्यूसली वो लड़ते रहे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जापान कभी भी सरेंडर कर सकता है। हालांकि उसके बाद जो है उनको विश्वास दिलाया गया, उनको एक स्टूडेंट ने शायद विश्वास दिलाया कि नहीं, जापान ने सरेंडर कर दिया है, 29 साल पहले ही कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दो। तो फिर जाकर उन्होंने हथियार डाले। तो ये थी जापान की कहानी, क्यों विश्व युद्ध हुआ, क्यों इतना कुछ हुआ, और कैसे जापान हारा, कैसे बम गिराए गए, और कामिकाजे अटैक क्या है। तो ये है जापान की कहानी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट क्या चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।